से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम इंडिया एंड पार्टनरशिप एक्ट के बारे में आपको बताएंगे और इससे जुड़े हुए नियम और कायदे भी बताएंगे, कौन कौन से इसमें जो है कानून है। साथ ही भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप से संबंधित कानूनों को संकलित करता है और भागीदारी के व्यापार और वाणिज्य को निश्चितता प्रदान करता है। कोई भी व्यापार जो किसी विशेष अनुबंध के अंतर्गत से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जा रहा है, इसे व्यापार की भागीदारी कहा जाता है। व्यापार का क्षेत्र आकार अगर बड़ा हो तो उसे अकेला व्यक्ति नहीं संभाल सकता है। सुचारू रूप से चलाने के लिए दो या इससे अधिक व्यक्तियों को आपस में मिलकर यानी साझेदारी के रूप में व्यापार चलाना होता है। किसी भी व्यापार को कई प्रकार से अर्थात प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, HUF और साझेदारी फर्म के रूप में भी चलाया जा सकता है। प्रत्येक व्यापार के स्वरूप और आकार पर निर्भर करता है उसका संचालन किस रूप में किया जाए। भारतीय साझेदारी अधिनियम कारोबार में साझेदारी के नियमों को पेश करता है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। भारतीय साझेदारी जुड़ी ज्यादा जो जानकारी है वो देंगे आज आपको डिटेल में जानकारी। हमारे साथ कानूनी जो विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी जुड़ गए हैं। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो राम नरेश यादव जी आपको इस विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं पर जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं, देखिए नंबर्स 012061279337 पर कॉल करिए या फिर 012061279338 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल उनसे ले लेते हैं। राम नरेश यादव जी, सबसे पहले बताइए कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है और इसका मकसद दरअसल क्या होता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 भारत में साझेदारी फर्मों के गठन, संचालन और विघटन को विनियमित करने का एक प्रमुख कानून है। इस अधिनियम का उद्देश्य पार्टनर्स के बीच उनके अधिकारों, कर्तव्यों को स्पष्ट करना, फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करना और पार्टनर से संबंधित विवादों के समाधान के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है। जो एक्ट की सेक्शन 4 है उसमें साझेदार यानी पार्टनर्स की परिभाषा दी गई है। पार्टनरशिप उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जिन्होंने किसी व्यवसाय के लाभों में साझा करने के लिए एक समझौता किया है। ये अधिनियम साझेदारी के विभिन्न पहलुओं जैसे साझेदारों के सामान्य कर्तव्य जो सेक्शन 9 परिभाषित करता है, धोखाधड़ी के कारण हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति और पार्टनर्स के अस्तित्व के निर्धारण के तरीके, इनको भी ये विनियमित करता है। इस प्रकार की अधिनियम पार्टनरशिप फर्मों के सुचारू संचालन और साझेदारों के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है सर, ये बताइए कि 4 तरह की पार्टनरशिप होती है, क्या होती है? 4 तरह की पार्टनरशिप होती है। सबसे पहले तो होती है एक सामान्य साझेदारी यानी कि एक जनरल पार्टनरशिप। इसमें एक सामान्य पार्टनरशिप होती है जिसमें सभी भागीदार सक्रिय रूप से बिजनेस का प्रबंधन करते हैं और उनके ऋणों और दायित्वों के लिए एक समान जिम्मेदारी साझा करते हैं। जो भागीदार है यानी जो पार्टनर्स हैं उनके पास असीमित व्यक्तिगत लायबिलिटी होती है, जिसका मतलब है कि उनकी जो व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग भी बिजनेस लोन्स है उनको पूरा करने के लिए किया जा सकता है। लाभ और हानि जो भागीदारी के व्यक्तिगत जो रिटर्न्स हैं उनमें मेंशन होती है और कॉर्पोरेट टैक्स आदि से इससे बचा जा सकता है। दूसरी है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में कम से कम एक जनरल भागीदार होता है जो व्यवसाय का प्रबंधन करता है और एक या उससे अधिक सीमित यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी वाले पार्टनर्स होते हैं जो पूंजी का योगदान करते हैं लेकिन प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं। सामान्य भागीदारों की जो लायबिलिटी है वो असीमित होती है, जबकि सीमित भागीदारों की लायबिलिटी व्यवसाय में उनके निवेश तक सीमित होती है। तीसरी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सभी भागीदार एक सीमित लायबिलिटी सुरक्षा का आनंद लेते हुए प्रबंधन में भाग ले सकते हैं। भागीदार यानी पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के कदाचार या लापरवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होते हैं और जो व्यक्तिगत संपत्तियों के लिए एक ढाल प्रदान करते हैं।
चौथी तरह की होती है लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी कि ट्रिपल एलपी। ये अपेक्षाकृत एक नया रूप है जिसमें सामान्य और सीमित भागीदार दोनों शामिल हैं, लेकिन सामान्य भागीदारों सहित सभी भागीदारों को की सीमा जो लायबिलिटी है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यानी सभी भागीदार की जो लायबिलिटी है वो सीमित होती है, जो व्यक्तिगत संपत्तियों को व्यवसायिक ऋणों और उनके दायित्व से बचाती है। आमतौर पर एलपीज और एलएलपीज के समान ये थ्रो कराधान प्रदान करता है, यानी कि जो थ्रो अवे टैक्स है वो इसके अंदर लागू होता है। प्रबंधन नियंत्रण का त्याग किया भी नहीं, सामान्य भागीदार के लिए एक लिमिटेड जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये 4 तरह की पार्टनरशिप थी जिनके तहत जी पार्टनरशिप होती है। बिल्कुल ठीक है आपने सर, 4 तरह की पार्टनरशिप के बारे में आपने हमें बताया। अच्छा ये बताइए कि एक आदर्श भागीदारी के आवश्यक जो 6 नियम होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जी जो सफल व्यवसायिक साझेदारी स्थापित करने के लिए सिर्फ साझा हितों से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए स्पष्ट समझौतों, आपसी सम्मान और रणनीतिक योजना पर आधारित टीम की जरूरत होती है। आदर्श साझेदारी का मार्गदर्शन करने के लिए 6 आवश्यक नियम हैं। सबसे पहला नियम तो है स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर स्पष्ट रूप से ये मेंशन हो कि एक पार्टनर की क्या भूमिकाएं हैं, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ताकि उनके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई ओवरलैपिंग ना हो, कोई ऐसी भ्रम की स्थिति नहीं हो जिससे एक कुशल व्यवसायिक संचालन सुनिश्चित करने में दिक्कत आए। दूसरा है खुला और ईमानदार संचार, यानी कि पारदर्शी संचार विश्वास को बढ़ावा देते हैं और मुद्दों के बढ़ने से पहले उनके समाधान की सुविधा देता है। तीसरा है साझा दृष्टिकोण और लक्ष्य, यानी कि व्यवसाय के मिशन, उद्देश्य और दीर्घकालिक रणनीति पर एक अलाइन करना सुनिश्चित करना है, ताकि सभी भागीदार सामान्य परिणामों की दिशा में काम कर सके। लाभ और हानि का न्याय संगत वितरण, कैसे प्रॉफिट और लॉस उसका कैसे वितरण होगा, यह भी उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना जरूरी है, ताकि एक लाभ और हानि वितरण मॉडल हो जिसपे सभी पार्टनर सहमत हो और प्रत्येक भागीदार के योगदान को जो दर्शाए, जहाँ चाहे वह समय हो, पूंजी हो या उनकी कोई स्पेशल स्किल्स हो, जो इस साझेदारी समझौते में दर्ज करें। 5वां है औपचारिक निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, यानी कि कोई भी निर्णय ले उसमें स्पष्ट प्रक्रिया मेंशन करनी चाहिए, जो किसी भी टसल यानी कि जो आपस में जो एक दूसरे की जो संघर्ष होता है उसको रोक सके। छठा होता है निकास रणनीति और उत्तराधिकार योजना, यानी कि किसी पार्टनर को जब एग्जिट करना हो पार्टनरशिप से, तो उसके लिए भी एक स्पष्ट रूप से पार्टनरशिप डीड में हो कि कोई भी साझेदार सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होना चाहिए या हिस्सेदारी को बेचने की इच्छा या अप्रत्याशित घटनाओं जैसे प्रदेशों के लिए साझेदारी समझौतों में प्रावधान शामिल करना जरूरी है, ताकि साझेदार के शेयरों का मूल्यांकन हो सके जब वो रिटायर हो या एग्जिट करें, उनके सामर्थ्यों के हस्तांतरण और नए भागीदार के एकीकरण के लिए एक प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करें। तो ये 6 तरह के जो नियम है जो पालन करने से एक मजबूत पार्टनरशिप का जो एक स्ट्रक्चर बनाने में मदद मिलती है, जो उसको संघर्षों को कम करता है और दीर्घकालिक सफलता को की संभावना को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि साझेदारी पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं इसके लिए? कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसको पंजीकरण के लिए सबसे पहले तो एक फॉर्म नंबर 1 होता है जो रजिस्ट्रेशन के लिए का एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो जरूरी है। दूसरा है पार्टनरशिप डीड, यानी कि सभी जितने भी पार्टनर है उस डीड के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। और तीसरा होता है उसके पते का प्रमाण, यानी कि पार्टनरशिप फर्म है वो कहाँ ऑपरेट करेगी, उसका ऑफिशियल एड्रेस क्या होगा, उसके लिए हमें एक उसका प्रूफ लगाना होता है कि क्या जैसे कोई ओनरशिप का प्रूफ इस पर्टिकुलर जगह पे फर्म का ऑफिस खुल रहा है या कोई रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट। चौथा है जो भी साझेदारियां जितने भी पार्टनर हैं उनके एड्रेसेस हैं, तो उनके एड्रेस प्रूफ जैसे उनका आधार कार्ड पार्टनर का या पैन कार्ड एक्सेट्रा, और सभी के एफिडेविट, यानी कि सभी के एफिडेविट लगेंगे जो फर्म के वैध होने की पुष्टि करते हैं। तो ये सब दस्तावेज संबंधित राज्य के
फर्म रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करने होते हैं ताकि फर्म को रजिस्ट्रेशन में मदद मिल सके। जी ठीक है, ये बताइए कि समझौता करार क्या होता है और किन नियमों से ये संचालित होता है? कोई भी पार्टनरशिप डीड है वो ये कानूनी दस्तावेज है जो पार्टनर्स के बीच समझौते की शर्तों को निर्धारित करता है। पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रावधानों के तहत संचालित होता है। डीड के अंदर सबसे पहले मेंशन होता है फर्म का नाम, फर्म की क्या ऑक्यूपेशन है, ये क्या व्यवसाय करेंगे उस फर्म के तहत, साझेदारों के नाम, पूंजी योगदान कितना है उनका, लाभ वितरण का अनुपात क्या होगा, प्रबंधन की जिम्मेदारियां कैसे किसको सौंपी जाएंगी और विवाद समाधान प्रक्रियाएं जैसे शामिल होते हैं। पार्टनरशिप डीड की जो मेन है उसमें फर्म का नाम, मुख्य व्यवसाय का पता, सभी साझेदारों के नाम पते, प्रत्येक साझेदार द्वारा कितनी पूंजी का योगदान है, ये सब उसमें मेंशन होता है। पार्टनरशिप की क्या अवधि है, यानी कि कितने टाइम के लिए ये पार्टनरशिप नियुक्त है, 1 साल 2 साल या अनलिमिटेड, या साझेदारी किस डेट से शुरू हो रही है, उनके बैंक खातों के संचालन के क्या नियम है, लाभ और हानि साझा करने का क्या अनुपात है, कितनी पूंजी लगी है, कितना ऋण लिया है, कितना उस पर इंटरेस्ट है, अकाउंटेंट की नियुक्ति, ये सब उसके अंदर मेंशन होता है। और किसी भी साझेदार का कितना वेतन है या कितना कमीशन दिया जाएगा, और प्रत्येक साझेदार के क्या अधिकार होंगे, क्या उनके कर्तव्य होंगे और क्या देनदारियां होंगी, ये सब उसके अंदर शामिल होता है। राम नरेश यादव जी जो कि बहुत ही विस्तार से इस विषय के बारे में तफसील से जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि पार्टनरशिप के वक्त आखिर किस तरह का समझौता होता है, कैसा करार होता है, रजिस्ट्रेशन के वक्त क्या कुछ दस्तावेज चाहिए होता है। ब्रेक पे जाने से पहले राम नरेश यादव जी आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी और हम ये दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहेंगे, अगर जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप ये खास कार्यक्रम के माध्यम से पूछ सकते हैं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया कि आखिर किस तरह से समझौते का करार होता है, लेकिन दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं। लेकिन ये बताइए कि समझौता करार क्या होता है और किन नियमों से संचालित होता है सब? नेहा जी रिपीट करेंगे? हाँ, समझौता करार सर क्या होता है ये भी बताइए, और किन नियमों के तहत धन उधार देने वाला व्यक्ति कारोबार का साझेदार बनता है? हाँ बिल्कुल नेहा जी, कोई भी व्यक्ति जो ऋण देता है वो पार्टनर नहीं बन सकता जब तक कि कुछ विशेष शर्तें वो पूरी नहीं करता है। हाँ। जैसे एक एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड जब तक साइन नहीं होती है तब तक एक ऋण देने वाला व्यक्ति पार्टनर नहीं बन सकता है। जब वो ऋण देता है तो वो उस लोन की इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जब एक पार्टनर बन जाता है तो उसके प्रॉफिट और लॉस में उसकी भागीदारी होती है। तो सबसे पहला जरूरी तो ये है कि एक एग्रीमेंट किया जाए ऋण देने वाले व्यक्ति के द्वारा कि एक पार्टनरशिप डीड की जाए जिसमें ये मेंशन हो कि जो उसकी ऋण की पूंजी है वो एक तरह से उसके अंदर एक एज अ कैपिटल उसने इन्वेस्ट की है पार्टनरशिप के अंदर, और जो वो अपना उसके अंदर डीड के अंदर अपने इरादा स्पष्ट करे और अपना आचरण है उसको क्लियरली उसके अंदर मेंशन करे कि अब वो पार्टनर है ना कि एक ऋणदाता है। ऋण की समझौते की शर्तें हैं, उनको भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऋण देते वक्त क्या शर्तें थी। अगर वो उसमें कोई बाधा नहीं है तो एक ऋण देने वाला व्यक्ति पार्टनर बन सकता है जी। और ऋणदाता व्यवसाय की देनदारियों या दायित्व को ग्रहण करता है। संक्षेप में हम कहें कि कोई ऋणदाता केवल तभी साझेदार बनता है यानी पार्टनर बनता है जब कोई ऐसा इरादा दर्शाने वाला समझौता या आचरण हो जो स्पष्ट अंतर के बिना लाभ साझा करने या व्यवसाय पर उसका महत्वपूर्ण नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने वाला हो। उस स्थिति में एक ऋणदाता पार्टनर बन सकता है। जी सर, ये बताइए कि किसी साझेदारी फर्म में किसी साझेदार की मौत हो जाने पर उसकी किसी विधवा या बच्चों द्वारा वार्षिक रूप से जो लाभ है उसमें अंश की प्राप्ति उनको फर्म का भागीदारी नहीं बनाती है, और इस स्थिति के बारे में बताएं कि साझेदार की मौत के बाद आखिर क्या हक रहते हैं और बच्चों के या उनकी वाइफ के क्या हक रहते हैं, कौन भागीदार बनता है इसमें?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 35 उसके अनुसार यदि किसी साझेदार की मृत्यु होती है और पार्टनरशिप डीड में ये प्रावधान नहीं है कि फर्म उसकी मृत्यु पर विघटित यानी कि फर्म डिसॉल्व होगी या नहीं होगी या फर्म का अस्तित्व बना रहता है, तो ऐसे में जो मृतक साझेदार है उनकी विधवा या बच्चे यदि उन्हें वार्षिकी या लाभांश मिलता है तो वे स्वचालित रूप से फर्म के साझेदार नहीं बनते। पार्टनर की मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारी जैसे विधवा या बच्चे फर्म की संपत्ति में उनके हिस्से के हकदार होते हैं, लेकिन वे तब तक फर्म के साझेदार नहीं बन सकते जब तक कि शेष साझेदार यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्हें पार्टनरशिप में शामिल करने के लिए सहमत ना हो और एक नया पार्टनरशिप डीड ना बनाया जाए। यदि रिमेनिंग पार्टनर मृतक के उत्तराधिकारियों को पार्टनरशिप में शामिल नहीं करना चाहते तो वे मृतक के हिस्से का निपटान कर सकते हैं, यानी कि जो कैपिटल इन्वेस्ट की थी वो उन्हें वापस दे सकते हैं, जो आमतौर पर मृतक के हिस्से का मूल्यांकन करके और उसे कानूनी उत्तराधिकारियों को भुगतान करके किया जाता है। इस प्रकार जब साझेदार की मृत्यु के बाद फर्म के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी ये मिलकर निर्णय लेते हैं कि फर्म का संचालन कैसे जारी रखा जाए और मृतक के हिस्से का कैसे निपटान किया जाए। जी, अच्छा ये बताइए कि अधिकतम और न्यूनतम साझेदार कितने हो सकते हैं या होने चाहिए? जी मैं आज कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 की है, यानी कि 2 पार्टनर कम से कम होने चाहिए और अधिकतम साझेदार की संख्या के संबंध में एक पारंपरिक जो पार्टनरशिप फर्म है उसके लिए अधिकतम 20 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बैंकिंग व्यवसाय है, बैंकिंग बिजनेस है तो उसकी सीमा 10 साझेदारों तक सीमित है। यदि साझेदार की संख्या इससे अधिक होती है तो फर्म को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी के रूप में रजिस्टर करना अनिवार्य है। वैसे मिनिमम 2 हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि व्यवसाय या कारोबार आपका कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप साझेदारी अपनी रख सकते हैं। जी बिल्कुल नेहा जी, उसके अकॉर्डिंग यही होता है। जैसे एलएलपी है, एलएलपी में कोई भागीदारी की सीमा नहीं है, उसमें अधिकतम कोई संख्या पर कोई सीमा नहीं होती, तो एलएलपी एक अपवाद है जिसमें कोई भी सीमा नहीं होती और ये जो बड़े बिजनेसेस है उनके लिए आकर्षक, जो आज के दौर में एक आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अगर एक साझेदारी फर्म पंजीकृत नहीं है यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म और भागीदारों को किन लाभों से वंचित रहना होता है, मतलब कौन से फायदे उन्हें नहीं मिल पाते हैं, क्या अधिकार प्रभावित होते हैं इससे? हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर कोई भी फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो सबसे पहले तो उसका वो कोई लीगल राइट नहीं है। अगर कोई सपोज कोई केस करना चाहे तो उस पर कोई केस नहीं कर सकता, यानी थर्ड पार्टी पर कोई भी लिटिगेशन होती है तो नहीं कर पाएगा। तो ये जरूरी है कि फर्म या उसका कोई साझेदार या कोई पार्टनर अगर किसी तीसरे पक्ष पर कानूनी कार्रवाई करे तो फर्म का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी। फर्म किसी अन्य फर्म या उसके पार्टनर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होती है। और जितने भी सरकारी लाभ है, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं, उनका लाभ और सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा सकती अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं हो। इसलिए फर्म का पंजीकरण बहुत ही आवश्यक है ताकि कानूनी अधिकार और लाभों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। जी ठीक है, सर ये बताइए कि साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके गठन के तुरंत बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ पंजीकृत होना चाहिए। इस प्रावधान के बारे में कुछ डिटेल्स दीजिए सर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन ये सलाह दी जाती है कि फर्म के गठन के तुरंत बाद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। पंजीकरण से फर्म को कानूनी मान्यता मिलती है और ये कानूनी विवादों में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। पंजीकरण के लिए फॉर्म नंबर 1, जैसे हमने थोड़े कुछ समय पहले बताया था, फॉर्म नंबर 1 पार्टनरशिप डीड और पार्टनर्स के एड्रेसेस, उनके पहचान पत्र जैसे ये प्रमाण हमें जो दस्तावेज जमा करने होते, और पंजीकरण के बाद फर्म कानूनी रूप से अपने व्यवसाय का संचालन कर सकती है और सभी कानूनी लाभ और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकती है। जी
बहुत शुक्रिया आपका राम नरेश यादव जी। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को साझेदारी नियम के बारे में बताया, इस कानून के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।